नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में जुलाई सीरीज की शुरुआत एक बेहद मजबूत नोट पर होती हुई दिखाई दे रही। 24,174 का हाई दरअसल बाजार ने छुआ है और उसी तर्ज पर इस समय मोमेंटम कायम। निफ्टी करीब 88.2 पर, तो निफ्टी बैंक का भी हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी बैंक में कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिला था। आज 100 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तरफ से इशारा है कि आज मिड कैप्स में पार्टी चल रही है। 350 पॉइंट का इजाफा इधर साफ तौर से बनता दिखाई दे रहा है। मोमेंटम है इस मार्केट में, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। आपके लिए लेकर आएंगे निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स और उसमें गौर करिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा रोल निभा रहा है आज तेजी में। ऑफ कोर्स रिलायंस जियो ने जो टैरिफ हाइक लिया है 12 से 25% का, उसका पूरा फायदा यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया है। वहीं दूसरी ओर स्टेट बैंक, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी जैसे ट्रेड्स तेजी में हैं। भारतीय एयरटेल ने भी एक टैरिफ हाइक अनाउंस किया, लेकिन स्टॉक पहले भाग चुका है, तो आज मुनाफा वसूली दिख रही है। और निजी बैंकों में एचडीएफसी बैंक ऊपर है, तो आईसीआईसीआई, इंडसइंड और एक्सिस जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर बिकवाली का कारोबार बनता दिखाई दिया है। ये फिलहाल है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। आगे कुछ और चीज़ें हैं जिस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमारे जानकारों के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और फिर बात करते हैं उनसे कि आज फ्राइडे के सत्र में क्या करना है। तो रुचित -9% पर, -2.83% पर हरीश एंड नियरली 9% के गेंस अमित एंजॉय कर रहे हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। अमित बताइए, मार्केट में इस सीरीज की शुरुआत एक शानदार नोट पर 24,130, तो जुलाई सीरीज के लिए खास तौर से कोई खास बड़ा टारगेट है? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हमने इस सीरीज का देखा है, बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें दैट इज पॉजिटिव। लेकिन अगर हम निफ्टी की कैंडल्स देखें तो दिस इज मोर और लेस द 5th डे ऑफ द अपटिक। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग या एक पुल बैक आ सकता है। अगर पुल बैक आता है तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव होता है। मेरे टारगेट्स फॉर दिस सीरीज इज 24,500, 24,800, बट आई वुड लाइक टू बाय ऑन डिप। अगर कोई हमें रीजनेबल डिप मिले टुवर्ड्स 23,900, 24,000 तो रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव होता है। वहां पे एक फ्रेश पोजीशन वापस निफ्टी में बनाई जा सकती है। ओके, हरीश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी और कोई खास थीम जो आप जुलाई सीरीज में रेडार पर रखना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। अगर मार्केट में देखा जाए तो कंटिन्यूस रैली देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के दिन और 24,250 240 लेवल्स के आसपास मुझे लग रहा है कि बाउंस हो सकता है यहाँ से और निफ्टी, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन बैंक निफ्टी में ज्यादा बाउंस रहेगा और ज्यादा मोमेंटम रहेगा, और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आज के दिन। बैंक पर ध्यान दिया जाए। रुचित, आपकी तैयारी क्या रहेगी इस महीने? बिग बॉयज पर फोकस या फिर मिड कैप्स में भी एक्शन जो आज दिख रहा है वो जारी रह सकता है? जैसे ये ओवरऑल डेटा तो काफी पॉजिटिव है। हमने थ्रू आउट द सीरीज पिछले सीरीज में स्पेशली सेकेंड हाफ में लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए देखी थी, और रोलोवर्स के डेटा देखे तो अपने एवरेज से ज्यादा रोलोवर्स हुए, यानी वो लॉन्ग्स रोलोवर हुए। एफआईएस की पोजीशनिंग देखिए 81% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, यानी कि क्लियर बायसनेस एफआईएस की तरफ से पॉजिटिव है। और जब एफआईएस का पॉजिटिव व्यू रहता है, हमने पिछले 2 हफ्ते में भी देखे, जब उनके बाइंग फिगर्स आते हैं तो लार्ज कैप स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम रहता है। सो आई थिंक मिड कैप्स भी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप मिड कैप्स में भी कुछ ऐसे नेम्स रहेंगे जहां पे आपको एक अच्छे मूव्स देखेंगे, बट सर्टेनली लीडरशिप जो है वो लार्ज कैप स्टॉक से ये आने वाली सीरीज में भी रहेगी। तो लार्ज कैप स्टॉक्स पर ही फोकस रहेगा। देखते हैं यहाँ से आगे क्या एक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकर आते हैं आपके लिए फिर आज के ताज़ा ट्रेड्स और आज के लिए क्या रणनीति रहेगी। उससे पहले टॉप कॉल्स, तो इन्फोसिस करीब 1.5% की कमाई करके गया अमित के लिए। तेजस नेटवर्क्स 5% के रिटर्न्स कमाने में कामयाब था और नियरली 2% तक की कमाई कोची शिपयार्ड ने की है रुचित के लिए। तो ये कल के आउट परफॉर्मर्स थे। आज फोकस में क्या आएगा, किन ट्रेड्स पर ध्यान दे रहे हैं हमारे जानकार, चलिए वो लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो पहले तो हरीश का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आप रखिएगा। हमने ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन देखी। एक देखा तेजस नेटवर्क जो इन्होंने कल ऐड किया था, वहां पर 5% तक के रिटर्न्स बने। तेजस में इन्होंने दरअसल मुनाफा बुक कर लिया है, एफिल इंडिया से एग्जिट कर लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप गोदरेज इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, वो ट्रेड जो है वो होल्ड कर रहे हैं। आपका नया ट्रेड हरीश आज क्या है?
जी मेरा नया ट्रेड रहेगा एसबीआई में। एसबीआई का स्ट्रक्चर देखिए तो ऑल्दो बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा रैली दिया है, अभी तक एसबीआई इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में एसबीआई थोड़ा बहुत अच्छा खासा रनअप दिखा सकता है, तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से बाय करना चाहिए एसबीआई। ऊपर 915 के लिए टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है कि वहां तक पहुंच सकता है एसबीआई, और स्टॉप लॉस रहेगा 840 स्टॉप लॉस, और 915 का आपका टारगेट रहेगा। एसबीआई बाई साइड का ट्रेड, यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है और तेजी की पोजीशंस आगे और बढ़ती दिखाई देंगी। रुचित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जो ट्रेड्स दरअसल इनके फेवर में गया है कल, वो है कोची शिपयार्ड का। आज अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ट्रेड को अभी भी कैरी किया है। कोची शिपयार्ड सुवन में प्रॉफिट बांध लिया। रुचित, आप नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? जो पहला पिक मेरा आईटी स्पेस में से रहेगा वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। सो आइडियली एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज ये स्टॉक में रिसेंटली देखा गया है। ये पूरे कंसोलिडेशन के बाद फिर से हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर स्टॉक में रिजम्पशन हो रहा है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अपमूव की रिजम्पशन हो सकती है। तो करंट लेवल्स के आसपास 1618 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक में खरीदारी करें 1570 के स्टॉप लॉस से 1720 के अराउंड के टारगेट्स के लिए तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनियों में मोमेंटम लौट रहा है, 3.5% से ज्यादा के गेन्स इधर। तेजी कीजिए, 1570 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है बाय साइड का ट्रेड केपीआईटी टेक पर। लेकर आइए अब आप अमित का पोर्टफोलियो। अमित ने बहुत जोरदार परफॉर्मेंस वैसे भी इस पूरे हफ्ते दिखाया है। अब स्थिति देख लेते हैं कि किन रिटर्न्स, क्या रिटर्न्स बने हैं। अच्छा, मुथूट और इन्फोसिस दोनों इन्होंने एक प्रॉफिट बुक किया इन्फी में, और मुथूट एग्जिट किया, तो एकदम फ्रेश स्टार्ट है। अमित बताइए आपका ट्रेड। जी हर्षिता मैम, मेरा पहला ट्रेड रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक बेस बना के वापस स्ट्रक्चर से अपने बाहर आ रहा है। स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव की मूविंग एवरेजेस, और ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो हमने वहां पे ऑब्जर्व किया कि जितने भी शॉर्ट्स थे वो सिस्टम में पिछले ड्यू में निकल चुके हैं। तो यहाँ पे एक अपमूव पॉसिबल है। 980 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 1030 के टाटा मोटर्स में। 1030 के टाटा मोटर्स में दरअसल टारगेट्स आ रहे हैं। यहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी थी, और अगले हफ्ते जब हमारी मुलाकात होगी हम प्रेप करेंगे उन बिक्री के आंकड़ों पर जो जुलाई महीने के आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट सोमवार को उन नंबर्स पर नज़रें रहेंगी, क्योंकि 1 जुलाई मंडे है। तो टाटा मोटर्स बाय साइड का ट्रेड और 980 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये ट्रेड्स आए हैं। वैसे एक एक ट्रेड हरीश, रुचित, अमित तीनों जोड़ पाएंगे, उस पर आऊंगी मैं। लेकिन एक सेक्टर जो आज ही नहीं, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छे जोश में है, वो है टेलीकॉम कंपनी। आपको याद होगा हमने आपको कहा था कि इलेक्शंस के बाद पूरे संकेत बन गए हैं कि कंपनियां टैरिफ हाई करती हुई दिखाई देंगी, और वो टैरिफ हाई का सिलसिला हो गया है शुरू। जियो ने कल शाम को टैरिफ बढ़ाए। आज भारती एयरटेल की तरफ से सुबह में अपडेट आया कि ये टैरिफ्स इनके भी बढ़े हैं। वोडाफोन आइडिया भी शायद बढ़ा सकता है। असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। असीम, जियो और भारती एयरटेल के नए प्लान्स में रफली क्या क्या बदलाव हैं, औसतन कितना टैरिफ बढ़ा है, और वोडाफोन आइडिया की तरफ से कब अपडेट आएगा? टेलीकॉम टैरिफ में बढ़ोतरी लगातार चर्चा से थी, लेकिन सवाल ये थे कि ये कब होगा, कितना होगा, इसका ट्रिगर क्या होगा। तो हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दिया था कि अब स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हो चुकी है और टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। वह भी वही, सबसे पहले रिलायंस जियो ने अपनी दरें बढ़ा दी। रिलायंस जियो ने अपनी दरों में 12.5% से लेकर के 25% तक बढ़ोतरी की है। उसके बाद हमने अपने दर्शकों को यह भी बताया था कि अब भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ही टैरिफ में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही हैं। भारती एयरटेल ने भी आज सुबह अपने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दे दी कि उसने भी टैरिफ जो है वो बढ़ा दिए हैं। भारती एयरटेल ने अपने टैरिफ में 10% से लेकर के 23% तक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद नंबर आता है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया भी जल्दी अपने टैरिफ के अंदर बढ़ोतरी की घोषणा कर सकता है। ये भी बता दूं कि इससे पहले बढ़ोतरी हमको दिसंबर 2021 के अंदर देखने को मिली थी। तब टेलीकॉम कंपनियों ने अपने हेडलाइन टैरिफ्स 20% के आसपास बढ़ाए थे। उसके बाद से कोई भी बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिली थी। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने बेस पैक बढ़ाए थे, अपने कुछ जो प्लान्स हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत रिजिक किया था, लेकिन हेडलाइन टैरिफ्स में कोई बदलाव नहीं किया था। अब सीधे टेलीकॉम कंपनियों ने अपने हेडलाइन टैरिफ्स में बदलाव किया है, और ये अपनी दरें जो है वो 10% से लेकर के 25% तक बढ़ाई हैं। तो सीधे सीधे उपभोक्ता के ऊपर
इसका असर पड़ेगा, उपभोक्ता का मोबाइल बिल थोड़ा सा जरूर बढ़ेगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी जरूरी था, उनके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए काफी जरूरी था। टेलीकॉम कंपनियों ने 5G नेटवर्क लगाया है, रोल आउट किया है, उसके बाद से टैरिफ बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। टेलीकॉम कंपनियों को अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए था, तो इसलिए टेलीकॉम कंपनियों ने अब ये बढ़ोतरी की है। तो अगली बढ़ोतरी हम 6 महीने से पहले आते हुए नहीं देख सकते। टेलीकॉम कंपनी कुछ अपने छोटे मोटे प्लान रिजीक कर सकती है, लेकिन हेडलाइन टैरिफ में बढ़ोतरी 6 महीने से पहले नहीं होगी। अगले 6 महीनों से पहले हेडलाइन टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इनफैक्ट इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, जहां पर जेफरीज ने इनफैक्ट एग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं आपके रिलायंस जियो के लिए, और जेफरीज कह रहा है कि भारती एयरटेल 1720 तक जाएगा। इन दोनों ट्रेड्स पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। भारती एयरटेल 1461 पर, और आप गौर करिएगा इस हफ्ते 3% के रिटर्न्स बन चुके हैं भारती में। इस महीने जून के महीने में 6.5% की कमाई ये करके दे चुका है। हरीश, 1461 पर अगर आज करेक्शन देखने को मिल रहा है, कि इसका फायदा उठाया जा सकता है? क्या खरीदने के पक्ष में हैं आप भारती एयरटेल को? हर्षिता जी, भारतीय एयरटेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी कंटिन्यूएशन है। मुझे लग रहा है कि चार्ट्स में स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाया हुआ है, तो आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था कल के गैप अप ओपनिंग के साथ। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी 1450 के अराउंड, 1445 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना हुआ है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक फिर से देखने मिल सकता है आगे भी। तो बाउंस बैक आएगा, तो आज की इस बिकवाली से घबराइए मत, शायद एक मौका है फिर उतरने का। अच्छा, आपकी स्क्रीन पर अब इंटरेस्टिंग फ्लैशेस आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने पर कैपिटल सब्सिडी संभव है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में दरअसल आपको पढ़ना चाहिए। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आते हुए टेक्सटाइल के लिए बजट में बड़े ऐलान की अनुमान जताए जा रहे हैं। ये फिलहाल अभी इस समय की एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आती हुई। बजट में गारमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट और क्या कुछ रेडार पर है, आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, ऑफ कोर्स अब तैयारियां जोरों पर हैं एक बड़ा बजट पेश करने की। ये बताइए टेक्सटाइल सेक्टर क्या कुछ निकल कर आ सकता है? बिल्कुल, देखिए टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर काफी दिनों से एक तरफ एक्सपोर्ट पर लैगिश महसूस की जा रही थी, एक्सपोर्ट गिरावट हुई है, तो लिहाजा सरकार इसको बूस्ट करने के लिए बहुत सारे कदम खास तौर से टैक्स के मोर्चे पर उठा सकती है और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंसेंटिव दे सकती है। सबसे पहला जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, वो है जो इंपोर्टेड कॉटन्स होते हैं, खासतौर से जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन्स और ऑर्गेनिक कॉटन्स, इस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है भी 5% है और एडिशनल ड्यूटी भी 5% है। लिहाजा इसको कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। दूसरा है मैन मेड फाइबर स्पन यार्न, ये एक ऐसा आइटम है जिस पर अभी 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद से इस पर इसके चीप इंपोर्ट बहुत तादाद में बढ़ा है। लिहाजा घरेलू इंडस्ट्री चाहती है कि इस पर रोका जाए। लिहाजा इसकी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% है उसको बढ़ाकर 10% करने का विचार चल रहा है। तीसरा जो आइटम है मेडअप एक ऐसा आइटम है जो कि बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लेदर गारमेंट और बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है और इसकी अवेलेबिलिटी डोमेस्टिकली काफी कम है या काफी महंगा है। लिहाजा इस पर जो ड्यूटी है इसको हटाने का प्रस्ताव है, इसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमएसएमई जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उनके लिए एक नेशनल टेक्सटाइल फंड का भी ऐलान किया जा सकता है। इससे फायदा ये होगा कि जो एमएसएमई यूनिट्स हैं यहाँ पर स्ट्रेटेजिक निवेश, जो अपग्रेडेशन, इंटीग्रेशन, ये आसानी से इस फंड के जरिए हो सकता है। और इसके अलावा जो एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, काफी समय से मांग चल रही है कि इसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाए, इसको भी एक्सटेंड करने पर विचार चल रहा है और ये बहुत संभव है कि एक्सटेंड हो जाए। और आखिरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करती है, उसको बढ़ावा देती है, तो उसको कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। जितना इन्वेस्ट करेगी उस पर उनको सब्सिडी मिलेगी। तो ये कुछ कदम है जिससे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, खासतौर से डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने का बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है, ताकि एक्सपोर्ट भी बढ़े और डोमेस्टिकली भी प्राइसेस कॉम्पिटिटिव रहें। एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है कि डोमेस्टिकली प्राइसिंग और कॉम्पिटिटिव हो जाए। सेक्टर को और भी दरअसल सपोर्ट करने की कोशिश सरकार करती हुई दिखाई दे सकती है। आलोक प्रियदर्शी एक्सक्लूसिव डिटेल्स लाते हुए बजट ध्यान रखिएगा कि जुलाई के आखिरी
पखवाड़े में पेश होता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा, एक्सपोर्ट के लिहाज से गोकुलदास एक्सपोर्ट्स आपके रेडार पर होना चाहिए, अरविंद रेडार पर होना चाहिए, साथ ही साथ आप एसपी अपैरल जैसी कंपनियां रेडार पर रखें, क्योंकि वो लार्जली गारमेंट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ टाई-अप्स इनके है। वेल्सपन जैसी कंपनियों को आपने रेडार पर रखना है, लेकिन वो गारमेंट में नहीं है। लार्जली ये सारी जो कंपनी है वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स में है। तो ये फिलहाल अपडेट्स आते हुए ये स्टॉक्स रेडार पर रखे। गोकुलदास एक्सपोर्ट रुचित, इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत से इस पर नजरें थी, पिछले हफ्ते की खबर आई थी, मैनेजमेंट ने आउटलुक भी मजबूत दिया है, 952 पर खरीदेंगे क्या? आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड तो अर्षद जी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। स्टॉक एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है और पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स भी देखे तो एक ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। प्रीवियस हाई स्टॉक में 1020 1022 के आसपास था, तो सो वो लेवल्स फिर से टेस्ट कर सकता है। वेदर वो सरपास करता है कि नहीं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ वो बाद में देखना रहा है, बट एटलीस्ट करंट लेवल से तो लग रहा है कि स्टॉक 1020 1022 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 920 के नीचे स्टॉप लॉस पे यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए 1020 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 1020 के अराउंड के टारगेट्स आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग ट्रेड, और खबर के बाद देखिए यहाँ पर 3% की तेजी आ भी रही है। लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। जब लौटेंगे एक एक ट्रेड के हमारे जानकार जोड़ने वाले हैं या नहीं, उस पर बातचीत होगी, और ऑफ कोर्स मार्केट का एक्शन और रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे। आज काफ़ी न्यूज़ है मार्केट में और सब पर हमारी नज़रें हैं। एक और चीज़ पर बात कर लेते हैं। वैसे एक एक ट्रेड हमारे जानकार और दे सकते हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन सेबी ने एफएनओ के एंट्री और एग्जिट के जो नियम हैं उसमें दरअसल कुछ क्राइटेरिया बदला है। अब उस पर कई सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं। नोवामा कह रहा है इससे दो खास तौर से स्टॉक्स की चांदी हो सकती है। सब पर आते हैं। यतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतन बताइए फटाफट, पहले तो सेबी का नया क्राइटेरिया क्या कहता है और नोवामा की जो रिपोर्ट है उससे क्या इन्फ्रेंस निकालें? देखिए, सेबी की जो एफएनओ स्टॉक सिलेक्शन की क्राइटेरिया थी वो पिछले दफ़े 2018 में आई थी। उसको रिव्यू करने की ज़रूरत थी, और जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है और जो स्टैंडर्ड डिविएशंस होते हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए सेबी ने जो है वो एफएनओ के स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में बदलाव किए हैं। ऑब्वियसली उसके संदर्भ में जो सर्कुलर है वो थोड़े दिनों में आएगा, ऐसा सेबी चेयरपर्सन का कहना है। लेकिन जो ब्रॉड क्राइटेरिया हमको समझ में आ रही है उसके कारण काफ़ी सारे बदलाव आपको चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लगभग 2 दर्जन स्टॉक्स यानी लगभग 24-25 स्टॉक्स सेबी के हिसाब से एफएनओ के अंदर इंक्लूड होंगे, और लगभग उतने ही स्टॉक्स एफएनओ के बाहर जाएंगे। यानी जो एफएनओ स्टॉक्स का समूह है 180 शेयर्स और 190 शेयर्स के आसपास, वो काउंट उतना ही रहेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है निफ्टी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन पे हो सकता है। नोवामा के हिसाब से जो निफ्टी के बदलाव आने वाले हैं अगस्त में, या उसके पहले 2 स्टॉक्स जियो फाइनेंस और जोमेटो की अगर एंट्री एफएनओ सेगमेंट में हो जाती है तो ये निफ्टी 50 समूह के पार्ट होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। करंटली अगर ये अज्यूम किया जाए कि कोई बदलाव नहीं होते तो इंक्लूजन में ट्रेंट और बीएल का नाम तय है। लेकिन अगर जोमेटो और जियो फाइनेंस ये 2 स्टॉक्स एफएनओ में आ जाते हैं रिव्यू डेट के पहले या कट ऑफ डेट के पहले, तो ये 2 स्टॉक्स और साथ में ट्रेंट, ये 3 नाम आपको निफ्टी के अंदर जुड़ते हुए नजर पड़ेंगे। और उसके सामने एलटीआई माइंट्री, दिवीज लैब और जोकर इन द पैक आइशर मोटर्स, ये 3 स्टॉक्स जो है निफ्टी के बाहर आपको होते हुए नजर पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा, सेबी की सर्कुलर का टाइमिंग और इसके बाद की जो एफएनओ इंक्लूजन की जो क्राइटेरियाज हैं, अगर वो मीट करती हैं जियो और जोमेटो, तो ये बदलाव होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ओके, तो पहले वो क्राइटेरिया मीट करना होगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के पहले होना होगा, और फिर अगर वो रिव्यू के लिए आते हैं तो आते हैं। वैसे रिपोर्ट इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए हम आपके सामने पेश करें। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। वैसे जोमेटो और जो फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों में करीब 1-1.5% तक की तेजी बनती दिखाई भी दी थी। चलिए लौटते हैं अब खिलाड़ी नंबर 1 पर, और रुचित बताइए केपीआईटी टेक के साथ एक और ट्रेड है। जी अर्षद जी, आई थिंक एक कॉन्ट्रा ट्रेड रियलिटी स्पेस में यहाँ से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में ऑल्दो रियलिटी में रिलेटिवली अंडर परफॉर्म रहा है, बट ये इंडेक्स अपने 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और उन्हीं इंडेक्स में से इसी पूरे ग्रुप में से स्टॉक है सनटेक रियल्टी, जिसने रिसेंटली काफी अच्छी तेजी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिखाई थी। लास्ट 2 ट्रेडिंग के सेशन के बाद पुल बैक मूव आया, वापस ये सेम 20 EMA सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर, और आइडियली इतना अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो 20 EMA से वापस बाउंस बैक होना चाहिए। 563 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ये स्टॉक को खरीदारी करे, 545 के स्टॉप लॉस रखे 620 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये सनटेक रियल्टी 620 का टारगेट आता हुआ, ये फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड है, स्टॉप लॉस 545 का रहेगा। अमित, कोई ट्रेड है आपका? नहीं मैम, मैं सेकंड हाफ में या आफ्टर सम टाइम। ओके, आफ्टर सम टाइम एक और ट्रेड आएगा।
भारती एयरटेल, हरीश। हर्षदा जी, मेरा नेक्स्ट ट्रेड रहेगा ट्रेंट में। ट्रेंट में मेरा कॉल है, देना चाहता हूँ। और मुझे लग रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज ही ब्रेकआउट दे रहा है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइजेस बाय करना चाहिए करंट प्राइस लेवल पे, और टारगेट रहेगा 5850 का, स्टॉप लॉस रहेगा 5300 का। ओके, 5300 का स्टॉप लॉस, 5750 का टारगेट रहेगा बाय साइड का ट्रेड। और ट्रेंड लाइकली है कि जैसे नुवामा में कहा कि ये एंटर कर सकता है निफ्टी 50 में जब सितंबर में रीजेक होगा, तो उस लिहाज से वो एडिशनल गेंस भी आते दिखाई दे सकते हैं। चलिए, तो ये फिलहाल ट्रेड्स आए हैं आपके लिए हमारे जानकारों की तरफ से। एक एक करके सारे पोर्टफोलियोज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, देखेंगे कौन सा ट्रेड सबसे ज़्यादा कमाई कर रहा है इस घंटे। तो अमित ने एक ट्रेड भी जोड़ा है 1030 के टारगेट के साथ। टाटा मोटर्स 980 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। एक ट्रेड बाद में दोपहर में आएगा। 0.16% का इजाफा यहाँ पर देखा जा रहा है। रुचित का पोर्टफोलियो देखिएगा तो आईडीएफसी फर्स्ट के साथ बने हुए हैं। 88 का टारगेट है, 7970 का स्टॉप लॉस। केपीआईटी टेक जोड़ा 1720 का टारगेट, 1570 स्टॉप लॉस। सनटेक रियल्टी अभी ऐड किया है, 820 का टारगेट है, 545 स्टॉप लॉस है। अब आते हैं रिटर्न्स पर, तो 0.27% के रिटर्न सनटेक, केपीआईटी 0.13% के रिटर्न दे रहा है। आईडीएफसी बैंक में आज मुनाफा वसूली आ रही है। आइए अब हरीश के पोर्टफोलियो पर, तो हरीश ने जोड़ा है एक तो ट्रेंट अभी 5850, 5300 का स्टॉप लॉस। एसबीआई 915 का टारगेट, 840 का स्टॉप लॉस। गोदरेज इंडस्ट्रीज कैरी करें 940 के टारगेट के लिए, 810 स्टॉप लॉस रहेगा। रिटर्न्स की सिचुएशन में देखिएगा तीनों ट्रेड्स थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं। देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती दिखाई दे सकती है। अब लेकर आइए ओवरऑल रिटर्न्स का हाल। तो 9.89% के स्टेडी रिटर्न्स इस समय अमित एंजॉय करते हुए, हरीश ने अपने लॉसेस कुछ कम किए 2.7%, रुचित -8.24% पर हैं। दोपहर में एक और ट्रेड आएगा और ऑफ कोर्स इस हफ्ते को हम पूरा तरह से कल्मिनेट करेंगे 3:20 पर आज आखिरी सौदा के दौरान। गुड लक टू यू जेंटलमैन। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।